हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर फ्रॉम जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसके पहले टू पार्ट्स में हम देख चुके हैं जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक्स, जो यूनिट 7 है क्लास 12 का और एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसमें हमने देखा जनरल टर्मिनोलॉजीज एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, जीन्स, अलील्स। जनरल टर्मिनोलॉजीज में हमने देखा था होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, एंड आई थिंक ये सब आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। सेकेंड पार्ट में हमने मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देखा, 3 लॉज। मेंडल ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर 9 जनरेशंस पर स्टडी किया। अब वैसे तो बहुत सारे जनरेशंस किए, बट फाइनली जिन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने लॉज स्टैब्लिश किए, पोस्टुलेट किए, एंड दोज वर द 7 कैरेक्टर्स कंसिडर्ड। और उनके बेसिस पर उन्होंने, मेंडल ने, जिनको हम आज फादर ऑफ जीन जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं, उन्होंने इन एन एवरेज ये बताया कि कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन specific type of structures called the factors, जिन्हें आज हम जानते हैं कि they are the genes. और in the light of the modern researches, in the light of the more cytological knowledge, cytology के बारे में, genetics के बारे में अब हम काफी कुछ जानते हैं। और हमने ये भी देखा था कि in the जिस समय मेंडल ने अपने स्टडीज को पोस्टुलेट किया, डॉक्यूमेंट किया, पब्लिश कराने की कोशिश की 18वीं सेंचुरी में, उस समय उनको बहुत ऑथेंटिसिटी, पब्लिसिटी या उनका एक्सेप्टेंस नहीं मिला। जबकि ये इन 19वीं सेंचुरी में जब फिर से साइटोलॉजी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशंस मिले, और जब हमने देखा कि सेल में क्रोमोसोम्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं। और तब Certain and Boveri in 1902, and then certain more scientists, बहुत सारे साइंटिस्ट ने फिर से रिकॉल किया 1920 में, मॉर्गन ने, ह्यूगो डी व्रीस ने, ये सब हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। इन्होंने जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी किया, तब इन्होंने रिकॉल किया कि क्रोमोसोम्स जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह से प्रोपेगेट करते हैं, that resembles with the factors or the so-called factors of Gregor John Mendel. और तब उनके वर्क को फिर से रिकवर किया गया, एंड देन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ और द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस has been explained, accepted by the entire scientific world. Genetics के फादर की तरह ग्रेगर जॉन मेंडल को रिकॉग्नाइज किया गया। और उसके बाद मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आए, जिनमें 3 इंपॉर्टेंट लॉज हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गेमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट होते हैं कैरेक्टर्स, जो मेंडल ने कहा था, उन्हें अब हमने देखा कि वो कैरेक्टर्स एक्चुअली बहुत ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू the material that is being inherited from one generation to another generation. और तब ये माना देखा गया कि these are actually the chromosomes जिस पर जीन्स लोकेटेड होते हैं, और इस तरह से क्रोमोसोम्स के साथ ये जीन्स इनहेरिट करते हैं। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। जस्ट वेरिएशंस पे जाने के पहले आज जो हम देख रहे हैं वेरिएशंस, जिसमें हमने ये देखा कि ऑफ कोर्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में हमने देखा कि कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे चीजें हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिन पे जीन्स के फॉर्म में एक्चुअली क्रोमोसोम्स आर देमसेल्व्स द डीएनए स्ट्रैंड्स, जो कॉइल फॉर्म में क्रोमैटिन नेटवर्क की तरह न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोट्स में। और ये आइसोलेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ऑब्टेन करने पर। और उस दौरान हैप्लॉइड गेमेट्स बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम, और ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यूनाइट करते हैं
और देन दी सेपरेट, जब ये यूनाइट करते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज, बट उसके पहले they segregate, that is the separate alleles of genes, and this separation of any pair of chromosome in meiosis and gamete formation is independent. तो actually वो genes नहीं है जो segregate करते हैं, बल्कि वो chromosomes हैं bearing the genes, और ये genes may और may not separate independently. कुछ ऐसे characters cases अब इसके बाद इन्वेंट तो नहीं कहेंगे, ऑब्जर्व किए गए, जो एग्जैक्टली ये थियरी को सपोर्ट नहीं करते हैं कि कंप्लीटली सेग्रीगेशन हो रहा है, बट अब हम ये जान चुके हैं कि क्रोमोसोम्स तो जरूर सेग्रीगेट होते हैं, जीन्स में और मे नॉट सेग्रीगेट, और उसी बेसिस पर वेरिएशंस आते हैं. तो दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. और इस थ्योरी ने ये बताया कि कोई भी टू फॉर्म्स, टू इंडिविजुअल्स, टू ऑर्गेनिजम्स कार्बन कॉपीज नहीं हैं. हम कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट कर रहे हैं, वो रिजेंबल्स, कुछ कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स न्यू कैरेक्टर्स आते हैं. तो एक सेम स्पीसीज में जो कैरेक्टर्स वेरिएट करते हैं एक दूसरे को, इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करते हैं, दैट हैज बीन रेफर्ड एज द वेरिएशंस. So the chromosomal theory of inheritance said that one member of each chromosome pair after fertilization comes from the male and female parents, and then they unite, they fertilize, and they form this is the spermatozoa, this is the meiosis में spermatozoa और ओवम बनते हैं, दैट इज हैप्लॉइड कंडीशन. डिप्लॉइड कंडीशन से हैप्लॉइड कंडीशन आता है, हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, मेल के केस में ये 23 पेयर्स होते हैं. देन दे कम, दे ओवरी और टेस्टिस से निकलते हैं, देन दे फ्यूज एंड दे फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट, एंड दिस जाइगोट में फिर माइटोसिस होती है और डेवलपमेंट होता है और मल्टीसेलुलर फॉर्म्स बनते हैं. सो दिस इज द मोस्ट common phenomenon occurring during the reproductive behavior. और इसी दौरान जो मेंडल्स लॉज के हिसाब से जीन्स मूव करते हैं, they ultimately result into the difference in characteristics between the individual of the same species, and that phenomenon is called as the variations. Now in this video we are going to see some certain important phenomenon related to the variations. Variation अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार आपके जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उनके अनुसार जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जो इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स या फिनोमेना हैं, उनके बारे में हम इस वेरिएशन चैप्टर में आज देखने जा रहे हैं, जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड हैं, दैट इज जेनेटिक वेरिएशन. वेरिएशन जो हमने अभी देखा कि दीज आर द कैरेक्टर्स, डिफरेंस इन कैरेक्टर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, और ये वेरिएशंस एक तरह से नहीं, 4 तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं. जेनेटिक वेरिएशन, जिनमें जीन्स से रिलेटेड वेरिएशंस हैं, जो क्रोमोसोम्स पर जीन्स हैं वो जिस फॉर्म में, या अगर ओरिजिनली पेरेंट से ओरिजिनल फॉर्म में ऑफस्प्रिंग में आते हैं तो जरूर वो पेरेंट के कैरेक्टर को लेके आएंगे, जिसके बेस्ट एग्जांपल्स कुछ हो सकते हैं, जैसे हेयर का कलर, आई का कलर, स्किन का कलर, ये पेरेंट से रिजेंबल कर सकता है. बट कोई भी ऐसे दो इंडिविजुअल नहीं है, चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो ऑफस्प्रिंग हो, जो आइडेंटिकल हो, कार्बन कॉपीज हो. कैरेक्टर्स, न्यू कैरेक्टर्स, ओन कैरेक्टर्स उनमें अपीयर होते ही हैं, दैट कॉजेज द वेरी. और अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी देखा था कि वेरिएशंस दे कॉज द इवोल्यूशन. हमने देखा था कि जेनेटिक्स इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर वो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है. वेरिएशंस होते हैं due to the new type of combinations, जिसके एग्जाम्पल्स हम कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कुछ हद तक देखे हैं. एग्जैक्टली वो सारे एग्जाम्पल्स नहीं हो गए हैं, जब इम्पॉर्टेंट बेसिक एग्जाम्पल्स नहीं है वेरिएशंस के, बट दे आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेरिएशंस जो पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स दिखे हैं, कोडोमिनेंस में भी और
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी, जो अभी हम देखेंगे। एक बार हम वेरिएशंस थोड़ा सा देख लें कि वेरिएशंस क्या हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, हम बाद में देखेंगे, पहले तो वेरिएशंस देख लें। द जेनेटिक वेरिएशंस or the variations of genomes between members of species or between groups of species thriving in different part of the world as the result of genetic mutation. That is, इसका ये मतलब है कि जेनेटिक वेरिएशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से तो होता है, बट उस दौरान जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है उस दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है which is responsible for the appearance of the new type of characters, जो in between हो सकता है, blending तो ज्यादातर नहीं होता है। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स में हमने एक मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल देखा था, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर मिल करके पिंक फ्लावर बना रहे हैं, वैसे कुछ एग्जाम्पल्स ह्यूमन के केसेस में भी ऑब्जर्व किए गए हैं। बट इस तरह के कैरेक्टर्स के जो रीजंस बताए गए हैं वो रीजंस हम देखने जा रहे हैं आज के अपने वीडियो में। इन शॉर्ट, फर्स्ट इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर एक कुछ फिनोमेनन हम देखेंगे जो जिनकी वजह से, जिनको एक्सप्लेन किया गया है इन टर्म्स ऑफ मेंडलिज्म, और इनकी वजह से वेरिएशंस को स्टैब्लिश किया गया। तो फर्स्ट है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है म्यूटेशन, then comes the sex determination. This is also a part of not the variations, but हाँ सेक्स का डिटर्मिनेशन में बहुत डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस का एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे केसेस ऑब्जर्व किए गए हैं जो बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ केसेस हैं, और नॉर्मल जनरल कंटिन्यूअस वेरिएशन भी होते हैं कि मेल एंड फीमेल कैसे स्टैब्लिश होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स डिसाइड होते हैं कि कैसे मेल बनेगा कैसे फीमेल बनेगा। तो दैट इज द फेनोमेनन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एंड इन द लास्ट वी विल सी द क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक disorders, जो in the light of the research of the inheritance के principles के से related ये observations हम करेंगे। So the first comes the linkage and crossing over. Linkage and crossing over term से समझ में आता होगा, लिंकेज मतलब होता है लिंक, मतलब जुड़ा हुआ होना। तो हमने देखा कि जेनेटिक्स में इसमें मेंडल ने कहा कि कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। उसके बाद बॉवेरी ने, बेटसन एंड पनेट ने, सटन ने, मॉर्गन ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और ये पाया कि फैक्टर्स एक्चुअली जितने तरह के कैरेक्टर्स हैं उतने तरह का कोई एलिमेंट ट्रांसफर होता हुआ ऑब्जर्व नहीं किया गया, बल्कि कुछ फिक्स कैरेक्टर्स जिनका नंबर एक स्पीसीज में फिक्स पाया गया वो इनहेरिट कर रहे हैं कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे, और उन पर प्रेजेंट हैं द सो कॉल्ड जीन्स। जो फैक्टर्स जो मेंडल के हैं उनको अब हम जानते हैं वो जीन्स होते हैं, वो पेयर्स में सिचुएटेड होते हैं, वो अलील्स होते हैं, और वो जीन्स या अलील्स इनहेरिट करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इस दौरान गेमिट फॉर्मेशन होता है, और गेमिट फॉर्मेशन के दौरान मियोटिक इवेंट्स होते हैं, मियोसिस होता है, मियोसिस के दौरान रिडक्शनल डिवीजन होता है, और उस रिडक्शनल डिवीजन के दौरान एक बहुत ही पिक्यूलियर फेनोमेनन होता है विच इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को समझने के पहले एक टर्म और आता है लिंकेज। So the linkage term has been used by specifically बहुत सारे साइंटिस्ट ने से एक्सप्लेन किया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को एज अ होल। हम देखें तो मेंडल ने बताया alleles segregate, alleles of different genes assort independently. Then Morgan and Bridges ने कहा कि genes, these alleles or the genes, they are situated on chromosomes. Then Bateson et al, Bateson के ग्रुप ने बताया कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका फिक्स नंबर होता है, ये पी प्लांट्स पर 7 पेयर्स होते हैं, फ्लाईज में ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट फ्लाई है जिसको जेनेटिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए एनिमल ग्रुप से
एनिमैलिया ग्रुप से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इन पे किए गए हैं, बिकॉज इनके क्रोमोसोम्स का बिहेवियर बहुत कुछ रिजेंबल करता है ह्यूमन क्रोमोसोम से, एंड ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स. नाउ these chromosomes, how they assort in a non-Mendelian way, causing the variations that we are going to see in the chapter linkage and recombination. Now the linkage, it says that the genes और the alleles जो characters के inheritance के लिए responsible हैं, जो एक homologous chromosome पे बिल्कुल same लोकाई पर एक character के जीन होते हैं, और nearly located genes, they are closely associated. अगर मान लीजिए ये एक pair of chromosome हम consider करें, so this is the homologous chromosome, this is the one pair of chromosome. और ये भी आप जानते हैं, ये आप पढ़ करके आ रहे हैं कि सेल डिवीजन या मियोसिस के दौरान ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कंडेंस होते हैं, और इनमें एक एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स के बने हुए होते हैं. ये सिस्टर क्रोमैटिड्स एक पॉइंट पर जुड़ते हैं, दिस इज द सेंट्रोमियर. और जब मियोसिस या माइटोसिस होता है तो ये क्रोमोसोम्स जा करके इक्वेटर पर अरेंज होते हैं, और माइटोसिस के दौरान हाफ ये बीच से ये सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक पोल पे जाते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे पोल पे जाते हैं. जबकि मियोसिस के दौरान ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ही पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं, इक्वेटर के 2 तरफ अरेंज होते हैं, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में जाता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाता है. तो इस सारे बिहेवियर के दौरान दिस इज ऑल्सो नोन, जो साइटोलॉजी अगर आप पढ़ के आए हैं, सेल डिवीजन आप पढ़ के आए हैं, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए इज अ कॉइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर. और ना सिर्फ डीएनए कॉइल्ड है, बल्कि डीएनए का अगर हम दूसरा जो एक पेयर में जो 2 डीएनए जो हैं, तो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे. ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को अगर हम इस रिप्रेजेंट करें तो एक रेड क्रोमोसोम रहेगा, और एक होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमोसोम हैं, और ये दोनों, इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे, इन दोनों को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे. ये क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, और ये क्रोमोसोम्स are non-homologous chromosomes. These chromosomes are homologous chromosomes, same लोकाई पे सेम जीन्स हैं. और दूसरे पेयर के क्रोमोसोम से अगर हम कंपेयर करें तो these 2 chromosomes are the non-homologous chromosomes in general. हम एक जनरल स्पीकिंग बता रहे हैं, हालांकि यहाँ पर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को ही लेकर के ये एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़े हैं और ये बताया गया है. तो यहाँ पे वो मत कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मिक्सअप नहीं कीजिएगा. नाउ लेट अस सी कि हम लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में देख रहे थे कि अगर हम लिंकेज पे आए तो दिस इज द, सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम इन विच दीज आर द जीन्स. सो सम, अब जीन्स का नाम वाम अभी हम यहाँ पे कंसर्न नहीं है. एक हीमोफीलिया का जीन है, फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम है, आरजी कलर ब्लाइंडनेस के जीन्स हैं, इस तरह से ये ऑटोजोम्स के जीन्स हैं. सोमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव आप जानते हैं. कुछ टर्म्स आपको जरूर रिकॉल कर लेने चाहिए. जब हमने ह्यूमन क्रोमोसोम देखा है तो हमने देखा है कि इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, और इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं with the similar characters, with the similar type of genes, जबकि 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसमें बिल्कुल अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल अलग तरह के जीन्स प्रेजेंट होते हैं. these things we have already seen. अगर अब उस सब हर पार्ट, हर चैप्टर फिर से हम रिवाइज करने लग जाएं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो यहाँ पे हम अभी सीधा लिंकेज पे आते हैं. नाउ सपोज दीज आर द जीन्स जो क्लोजली लिंक्ड हैं. जरूरी नहीं है कि जब ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम है, इसी तरह का इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा, जब ये 2 क्रोमोसोम अलग होने लगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो जो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड जीन्स हैं ये एसोसिएटेड फॉर्म में ही मूव कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हर जीन सेपरेट हो, आइसोलेट हो.
सो दो जीन्स आर कॉल्ड एज द लिंक्ड जीन्स, जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड कंडीशन में एक पेरेंट से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, those genes are called as linked genes. So we can say definition में linked genes are those that do not assort independently, they reside on the same chromosome, whereas there are certain chromosomes जो distance पर situated हैं, इस chromosome में और इस chromosome में distance काफी ज्यादा है, तो ये chromosomes जो distantly situated हैं, बहुत closely strongly related नहीं हैं, they the corollary or the rule is not always true कि क्रोमोसोम्स हमेशा लिंक्ड कंडीशंस में ट्रैवल करते हैं. सम ऑफ द क्रोमोसोम्स दे आर नॉट नेसेसरीली लिंक्ड, though they are on the same chromosome, but they may assort independently. ये कुछ क्रोमोसोम्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ये सेग्रीगेट करते हैं और फिर से असॉर्ट, फिर से पहले अलग होते हैं, फिर मिलते हैं, और इस अलग होने और मिलने के दौरान एक नया कॉम्बिनेशन बन सकता है, जिसको अगर हम इस तरह से देखें, अगर हमने ये देखा था एक क्रोमोसोम रेड है, तो ये रेड ये मियोटिक फिनोमेनन के दौरान फर्स्ट प्रोफेज आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि मियोटिक फिनोमेनन या गैमेट फॉर्मेशन के दौरान फर्स्ट डिवीजन मियोटिक डिवीजन होता है, और मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज काफी लंबा होता है, 5 फेजेस में डिवाइडेड होता है. दैट इज द फर्स्ट प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, that is leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and dikinesis. Leptotene में क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, जाइगोटीन में इनकी पेयरिंग होती है, और पैकिटीन इज द स्टेज जब एक नया फिनोमेनन हो सकता है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पास पास आ रहे हैं, और जैसा हमने बताया कि ये अगर आपको याद हो तो क्रोमैटिड नेटवर्क हमेशा एक दूसरे पे, ये क्रोमैटिड्स एक दूसरे पे कॉइल्ड रस्सी के 2 बट की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं. बट जब ये मियोसिस के लिए तैयार होते हैं, सेल डिवीजन के लिए तैयार होते हैं, तो इनका कंडेंसेशन होता है, दे लिबरेट और दे फ्री ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये कंडेंस होने लगते हैं, और उस दौरान इनका जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है दो क्रोमैटिड्स, ये अनकॉइलिंग भी इनकी शुरू हो जाती है, और यही अनकॉइलिंग वाला जो प्रोसेस है जिसमें ये टेट्राड एंड बाइवेलेंट एंड टेट्राड का स्ट्रक्चर्स आपको याद होगा, ये बाइवेलेंट कैरेक्टर हो गए 2 क्रोमोसोम, और ये टेट्राड कंडीशन है, दोनों क्रोमोसोम में 4 आर्म्स वेरी क्लियर हो गए, दिस इज द टेट्राड कंडीशन. इनमें सिनेप्सिस होती है, सिनेप्सिस के दौरान ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होने के दौरान ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ और सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जिनको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियोस ग्रुप, जिनकी वजह से पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ब्रेकेज हो सकता है, से ये 2 क्रोमोसोम से एक दूसरे से जब अनजिपिंग हो रही है, अलग हो रहे हैं डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस के पहले, जब यहाँ पे पेयरिंग जाइगोटीन में शुरू होती है और इसके बाद ये अलग सेपरेट होना शुरू होते हैं इक्वेटर पर सिचुएटेड होकर के, उस दौरान या तो ये सिंपली आइसोलेट हो जाएं, जैसे ये थे तो वैसे ही रिजल्टेंट होंगे, ओरिजिनल कॉम्बिनेशंस विल अपीयर, बट ऑफन दैट डजंट हैपन. ये आपका ये मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर है. These are the original characters, जिसमें ये जीन्स हैं सिचुएटेड, ये जीन्स हैं, यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. जब ये कॉइल अनकॉइलिंग इनकी होने लगती है, तो पैकिटीन के दौरान हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे ड्यू टू द एंडोन्यूक्लियस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स एकदम से ब्रेकेज हो, और ब्रेकेज के ठीक साइमल्टेनियसली ligase group of enzymes are secreted, and
ये इमीडिएटली ये जो टूटे हुए पार्ट्स हैं ये टूटते भी हैं और तुरंत ज्वाइन कर जाते हैं। तो जब ये क्रॉस बनाए हुए हैं जिसको हम काजमा कहते हैं, ये सारा आप मियोसिस में पढ़े होंगे, काजमा फॉर्मेशन होता है, पॉइंट्स पर मिलते हैं और यही यही वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये ब्रेकेज अगर हुआ और तुरंत रीजॉइनिंग हुई, तो अगर ये ओरिजिनली जहां पे टूटे वहीं से जुड़ गए तो ये नॉर्मल, उसके बाद ये सेग्रीगेट हुए तो ये नॉर्मल क्रोमोसोम हुआ। बट इस काजमा फॉर्मेशन के दौरान हो सकता है कि ये इस होमोलॉगस क्रोमोसोम का पार्ट सिस्टर क्रोमैटिड के ये जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ से जुड़ जाए और तब ये नेक्स्ट जो रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ था पहले क्रोमोसोम का, वो सॉरी दूसरे क्रोमोसोम का, वो आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से एक नया कॉम्बिनेशन बन जा सकता है लाइक दिस यहाँ पे। तो ये क्या होगा, हर क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम पे हमने देखा है, पहले हम देख करके आए हैं कि जीन्स सिचुएटेड हैं। वो जीन्स या तो एकदम आइडेंटिकल होंगे, टॉलनेस मान फॉर एग्जांपल मान लीजिए टॉलनेस के जीन है, तो अगर यहाँ दोनों क्रोमोसोम पर जीन्स टॉलनेस के ही हैं, यहाँ पर भी जीन टॉलनेस का था जो यहाँ से एक्सचेंज हुआ है, तो खास डिफरेंसेस नहीं आएंगे। बट ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर उनके अलील्स प्रेजेंट होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के दो सेकेंड पेयर्स पर। तो अगर ये अलील ड्वार्फनेस का अलील है तो वो यहाँ पे आ गया तो कैरेक्टर बदल जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो बाकी जीन्स हैं वो आई कलर के हैं, स्किन कलर के हैं, और भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो उनके साथ जो कॉम्बिनेशन था टॉलनेस का या ड्वार्फनेस का वो तो नया हो गया। तो दिस रिजल्ट्स इनटू द रिकॉम्बिनेशंस, नए कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन रहे हैं। जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ये ब्लू ब्लू का था ये रेड रेड के साथ ज्वाइन हो रहा है और नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। नाउ व्हेन दे सेपरेट, एक ओरिजिनल क्रोमोसोम ये अलग हुआ यहाँ पे और ये एक ओरिजिनल क्रोमोसोम का पार्ट या क्रोमैटिड अलग हुआ, और ये जो सेकेंड क्रोमैटिड है दिस इज द क्रॉस ओवर और रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। बहुत डिटेल्स, इससे ज्यादा डिटेल्स अभी हम नहीं देख सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर अपने आप में एक फुल चैप्टर है। हम दो या तीन लाइन में लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को देख सकते हैं कि द जीन्स which are present on a single chromosome, they tend to link they try or attempt to pass from one generation to another in a linked condition। वो कोशिश करते हैं linked condition में जाएं, परंतु जरूरी नहीं है कि हमेशा लिंक कंडीशन में ही मूव करें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ये सेग्रीगेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर ये सेग्रीगेट हो गए तो जब सेग्रीगेशन के बाद फिर जब ये यूनाइट करेंगे तो दैट रीयूनियन विल बी इंडिपेंडेंटली। हो सकता है वो अपने ओरिजिनल कॉम्बिनेशन से ही जुड़े, हो सकता है वो नए कॉम्बिनेशंस में जुड़ जाएं और नया कॉम्बिनेशंस बने। तो ये अगर नहीं नया कॉम्बिनेशन नहीं है बना है यहाँ पे तो दिस इज द कंडीशन, अगर नया कॉम्बिनेशन बना है तो दिस इज द कंडीशन। और इस तरह से अगर ये कॉम्बिनेशन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्वाइन करेंगे तो देयर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर। बट अगर न्यूली मेड कॉम्बिनेशंस दे विल असॉर्ट विद द क्रोमोसोम ऑफ द नेक्स्ट अपोजिट gamete, then there will be crossing over and recombinant characters or the new characters will appear। breakage and crossing over हुआ, reunion हुआ, exchange हुआ। तो crossing over को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो the crossing over is the crossover of or the exchange of pieces of chromosomes between the homologous chromosomes। ये बहुत ज्यादा याद रखने की बात है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, क्योंकि अभी हम देखेंगे इसके बाद क्रोमोसोमल एलाबोरेशन में जहां पर यही एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में होते हैं, और उनकी वजह से भी बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी अपीयर होते हैं। तो दैट इज certain other abnormal condition जिसको हम chromosomal aberration कहते हैं। तो crossing over is something else। linkage is the tendency of the genes to be linked together
ये लिंक कंडीशन में मूव करते हैं तो लिंक जीन्स कहलाते हैं। द टेंडेंसी, द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज लिंकेज, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज दे मूव इन अ लिंक्ड मैनर, वो अनलिंक्ड मैनर में भी मूव कर सकते हैं। So these are the interpretation of linkage. Recombination involves the physical exchange of chromosomal segmentation between homologs. This is the recombination or the crossing over. The frequency of recombinant type indicates distance between the linked genes. ये एक और important factor है। linked genes के बीच में जितनी closeness है, linkage उतना strong होता है, और linked genes एक ही क्रोमोसोम पर जो linked genes हैं उनके बीच में जितना distance है उतना कमजोर इनका लिंकेज होता है। तो इस ए का बी से लिंकेज कमजोर होगा इन कंपैरिजन टू यहाँ पे ए, और यहाँ पे मान लीजिए एक जीन है जिसको हम सी मेंशन कर सकते हैं। तो ए और सी जितने क्लोज हैं इनके बीच में लिंक कंडीशन या बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होगी इन कंपैरिजन टू ए एंड बी। या इसको यहाँ सी लिखा हुआ है तो आप इसको डी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द लिंकेज, the interpretation of linkage and crossing over. This has been, the genes are on the same chromosome and the parental alleles co-segregate. Alleles segregate होते हैं और फिर से reunite करते हैं, and that results into the crossover homolog chromosomes के बीच में, जिसे हम कहते हैं recombinations. So for the language you can say this experiment has been explained. लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया बाय द स्टर्टिवेंट्स। उनका इंटरप्रिटेशन और उनकी समरी आप यहाँ इस स्लाइड से ले सकते हैं फॉर योर नोट्स। नाउ दिस इज द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, एंड आई थिंक दिस लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन अब आपको समझ में आया होगा। दैट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ और अपीयरेंस ऑफ, जब ये फिनोटाइप में अपीयर होते हैं तो बहुत सारे नए कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं जो पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग्स में मिलते जुलते हैं, पर एक ही पेरेंट पे हो सकता है वो मदर पे हो वो कैरेक्टर दिखे, हो सकता है वो फादर में हो वो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में दिखे, या कुछ कैरेक्टर्स जो रिसेसिव हो जाते हैं, जो दब जाते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स के अपीयर हो जाने से, वो कैरेक्टर्स इस जनरेशन में दब जाए जो ज्यादातर फीमेल्स होते हैं। ये सारे एक्सप्लेनेशंस बहुत डिटेल्स में देखने होंगे, तभी हम बहुत डिटेल्स आपको समझा पाएंगे रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के फैक्टर्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको बहुत अलग अलग डिटेल्स देखना जरूरी है। जब अगर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आपको डिटेल्स पढ़ना है तो यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स, देन वी विल सी इन डिटेल्स द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत जो कैरेक्टर्स जैसे रिसेसिव कैरेक्टर्स, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया न्यू कॉम्बिनेशन में तो जो पेरेंटल रिसेसिव कैरेक्टर था वो सप्रेस हो जा सकता है, और उस सप्रेस कंडीशन में जब वो किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन तक रन करता है, जो ज्यादातर फीमेल होते हैं क्योंकि एक्स कंडीशन ज्यादा होता है फीमेल में, तो दैट कंडीशन में कॉज, इन दैट कंडीशन दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज द कैरियर्स। सो दीज आर द सर्टेन फैक्ट्स रिलेटेड टू द linkage and recombination. If two genes are tightly linked present on same chromosome, parental combination is more prevalent than non-parental combinations or recombinants. अगर ज्यादा टाइट हैं लिंक्स तो नए रिकॉम्बिनेंट्स कम आएंगे। जो टू डिस्टेंट पर कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, जीन्स प्रेजेंट हैं, उनमें ज्यादा चांसेस हैं रिकॉम्बिनेशंस के, एंड दीज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ जीन्स। ये हम काफी डिटेल में देख चुके हैं। Now, another factor, incomplete dominance and codominance are also the reasons of the variations that with examples we have seen in the last video. So we are not going to see it again. There are certain other examples. इसमें एक और example है multiple allele का। मल्टीपल अलील भी हम देख चुके हैं ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल के साथ। ए और बी डोमिनेंट जीन्स हैं, अगर ये दोनों एक इंडिविजुअल में एक ऑफस्प्रिंग में अपीयर होते हैं तो ए बी कंडीशन दिखता है, जबकि इनका जो शुगर कोटिंग एक्चुअली है क्या, ये एंड बी, आई ए आई बी एंड आई
These are the alleles of the ABO ग्रुप सिस्टम जो RBCs में प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शुगर ये बनाते हैं, दैट इज शुगर A, शुगर B। दोनों ही कंडीशन डोमिनेंट, दोनों ही जीन्स डोमिनेंट हैं, जबकि स्मॉल आई से जो जीन रिप्रेजेंट होता है जो कोई शुगर कोटिंग नहीं बनाता है। तो अगर ये दोनों एक पेयर के दोनों एलील आई हैं, then in that condition the blood group will be O group or the zero group, no A or B। but A and B के दो conditions हो सकते हैं, IA0, IB0 और IAIB। IA0 है तो A ग्रुप होगा, IAA है तो A ग्रुप होगा, IB0 है तो B ग्रुप होगा, IBIB है तो B ग्रुप होगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा है। एंड अगर IA और IB प्रेजेंट हैं तो that will be the AB group। So this is the example of the 3 alleles, जो 2 से ज्यादा एलील एक कॉम्बिनेशन में है, अब आप इसको पेयर भी नहीं कह सकते हैं, एक साथ हैं, तो that condition is called as multiple alleles। Then comes the polygenic inheritance। उसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन हाइट है, वेट है, स्किन है, कलर है, जिसको आप कंटिन्यूअस वेरिएशंस में जिनको हम कंसिडर करते हैं। व्हेन अ ट्रेट इज गवर्न बाय मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन्स, एक साथ कई तरह के जीन्स जो प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम्स पर, सोमैटिक क्रोमोसोम्स पर, आप जानते हैं जो 23 पेयर्स, ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलें तो 23 पेयर्स कैरियोटाइप में 22 पेयर्स ऑटोजोम्स हैं जिन पर सोमैटिक कैरेक्टर्स के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम या एलोजोम्स होता है जिन पर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जीन्स प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से रिलेटेड जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वेरिएशंस एक चीज और हम मेंशन करना भूल गए हैं। अगर हम वेरिएशंस को हेडिंग 4 तरह के हेडिंग्स के अंदर पढ़ सकते हैं। द वेरिएशंस आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स, दैट आर द फर्स्ट 2 टाइप्स। पहला तो होता है जेनेटिक वेरिएशन, जो हम पूरा जो मेरा ये चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का बेसिक चीज हम जेनेटिक वेरिएशन के बारे में ही, जीन्स जब वेरिएशंस कॉज करते हैं तो वो हो गए जेनेटिक वेरिएशन। सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएशन होता है जो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे जीन्स, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं स्किन कलर को, जो कि जीन्स जिसमें अगर वाइट स्किन के या फेयर स्किन के जीन्स के प्रेजेंट होते हुए भी अगर वो पर्सन ऐसे कंडीशंस में अफ्रीकन कंट्रीज में या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है, सनलाइट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा फॉर्म होने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है वेरिएशन को, और जो नॉर्मल जेनेटिक वेरिएशन है वो थोड़ा ऑल्टर भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड है, जो अभी हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अभी हम वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशन के बारे में ही देख रहे हैं। और ये जेनेटिक वेरिएशन फिर से 2 तरह का हो सकता है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एग्जांपल है कंटिन्यूअस वेरिएशंस का, जिसमें एक से ज्यादा तरह के जीन्स इफेक्ट करते हैं और या शो होते हैं या डिफरेंटली बिहेव होते हैं, और अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। एग्जांपल्स है ह्यूमन हाइट, बहुत लंबा है, बहुत ड्वार्फ है, वैसा भी कंडीशन दिखता है, बीच का कंडीशन भी दिखता है, मॉडरेट हाइट भी दिखता है, बहुत ही ड्वार्फनेस भी दिखता है। तो कई एक तरह के डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं स्किन कलर में। दीज आर द व्हेन the multiple independent genes have a similar or additive effect on the trait, it is not as known as polygenic inheritance। तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। I think it is also called as the continuous variation। polygenic inheritance is also affected by environmental conditions। ये environment से the continuous variation या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एनवायरमेंटल कंडीशन से अफेक्टेड हो सकते हैं। बट अनदर टाइप इज द प्लियोट्रॉपिक जीन्स, व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स मोर देन वन फिनोटाइपिक ट्रेट्स।
एक जीन एक से ज्यादा फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को जब कंट्रोल करता है, ये सब एक्सेप्शनल केसेस माने जा सकते हैं मेंडेलियन। इसीलिए हमने देखा है, शुरू में ही हमने देखा था नॉन मेंडेलियन असॉर्टमेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। जो मेंडेलियन असॉर्टमेंट्स के जो हैं उनको हम ज्यादा यहाँ पे देख रहे हैं। नॉन मेंडेलियन कॉम्बिनेशंस वेरिएशंस के कॉज करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे ज्यादा देख रहे हैं, नॉन मेंडल्स असॉर्टमेंट देख रहे हैं। तो हमने लिंकेज क्रॉसिंग ओवर देखा, हमने मल्टीपल अलील्स देखा, को डोमिनेंस देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा। अब हम देख रहे हैं इस नाउ वी आर लुकिंग इनटू, हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखा, हमने प्लियोट्रॉपी देखा जिसमें एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है ड्यूरिंग द फिनोटाइप। एक्सप्रेस होने में एक से ज्यादा कैरेक्टर एक बार में अफेक्टेड होते हैं, कंट्रोल करते हैं, देन सच जीन्स आर कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स. So the different phenotypic expressions are mostly a result of effect of a gene on metabolic pathway. जब ये metabolic pathways पर ये जीन अपना इफेक्ट शो करते हैं तो इनका प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल, the one single gene possesses multiple traits which can affect an organism in a variety of ways. कोई एक जीन है जो कई एक कैरेक्टर्स को एक साथ इफेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें ज्यादा जैसे इस तरह के जो अफेक्टेड बिहेवियर्स हैं, दे आर मेनली मोस्टली ऑन मेटाबॉलिज्म. सिर्फ अपीयरेंस में ये ज्यादा नहीं इन्वॉल्व हैं, ये मेटाबॉलिक पाथवेज को अफेक्ट करते हैं और इस तरह से डिसऑर्डर्स के फॉर्म में, abnormalities के फॉर्म में दे मे कॉज. जिसका एक एग्जांपल है phenylketonuria. It is a defect in a single gene on chromosome 12 that codes for enzyme phenylamine. अलग तरह का एंजाइम के सिक्रीशन को रिजल्ट करता है. This deficiency or this abnormality is called as phenylketonuria. Then another example is sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया में नॉर्मली ओवल शेप, डोनट शेप ब्लड कार्पल्स सिकल के शेप के हो जाते हैं ड्यू टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन विच रिजल्ट्स इन आरबीसी दैट आर सिकल शेप्ड. सिकल के शेप के ये हो जाते हैं आरबीसी. they result into the sickle-shaped characters. So a single gene mutation in the gene coding for the enzyme phenylalanine hydroxylase results in disease known as phenylketonuria characterized by mental retardation. ये इस एंजाइम के सिक्रीशन की वजह से, इस एंजाइम के सिक्रीशन का इफेक्ट होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बॉडी में दिखाई देते हैं, जिनको एज अ होल हम कहते हैं उस डिजीज को, उस अबनॉर्मैलिटी को फिनाइलकीटोन्यूरिया, जिसमें स्किन पिगमेंटेशन दिखाई देते हैं, हेयर्स रिड्यूस हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है. सो दिस इज द रीजन. हमने देखा पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपी. इसमें एक और यहाँ पे छुटा हुआ है जो हम फर्स्ट स्लाइड में देख रहे थे, दैट इज द एपिस्टैटिक जीन्स. कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं वो जिनका एक्सप्रेशन होना या नहीं होना उनकी मर्जी पे वो डिपेंड होता है. ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे जीन्स एपिस्टैटिक जीन्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर केसेस में दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स और दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स. दैट इज ओवरलैपिंग जीन्स. ये दो तरह के कैरेक्टर्स को, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन्स होते हैं जो नॉर्मल बिहेवियर को ओवरलैप कर देते हैं, जीन के नॉर्मल बिहेवियर को ओवरलैप कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं एपिस्टैटिक जीन्स. सो दीज आर सर्टेन type of genes which show apart from the normal Mendelian rules. इसमें इसकी वजह से अब ये न्यू टाइप ऑफ वेरिएशंस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है म्यूटेशंस, जो इवोल्यूशन से डायरेक्टली लिंक्ड है. जीन जो क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, वो जीन्स कोई एक चीज नहीं है जो क्रोमोसोम पर
सिचुएटेड हैं। ये हम पहले भी देख के आए हैं कि जीन्स और द क्रोमोसोम दे आर मेड अप ऑफ डीएनए हेलिकल स्ट्रैंड्स, और ये हेलिकल्स के डीएनए के हेलिकल्स के पर्टिकुलर length or linear parts, they are the units of cistron, इनको कहते हैं यूनिट्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, एंड दे एक्चुअली एक्ट एज अ जीन। और इस सिस्ट्रॉन का अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर याद हो तो डीएनए के ये 2 स्ट्रैंड्स पर ये शुगर मॉलिक्यूल होता है, कार्बन कंपाउंड होता है, सॉरी डीऑक्सीराइबोज या ऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए में ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है जिसका 5 and 3 एंड है, और 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस इन दोनों स्ट्रैंड को कनेक्ट करते हैं, जी सी, द प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसिस, टी एंड ए। अब ये जो कॉम्बिनेशन है जी सी का, नाइट्रोजनस बेसिस का, इनमें किसी भी तरह का चेंज आ जाए तो ये चेंज दोनों तरीके से हो सकता है। क्रोमोसोम के पीस बदलें तब भी ये क्रोमोसोम बेस पेयर्स बदल सकते हैं, तब भी नए वेरिएशंस आ सकते हैं, रिकॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो उनको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। और अगर पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसिक पॉइंट पे डिफरेंसेस आते हैं जो जीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, तो उनको हम जीनिक और जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं, जो जीन्स पर सिचुएटेड होते हैं। और किसी भी तरह का कैरेक्टर जो चेंज हो किसी एक इंडिविजुअल में ड्यू टू द म्यूटेशन, उस तरह के चेंज में हमेशा क्रोमोसोम का या जीन का स्ट्रक्चर ऑल्टर करेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि म्यूटेशन इज अ चेंज दैट इज एन इनहेरिटेबल चेंज, हेरिडिटरी चेंज। कोई एक कैरेक्टर जब चेंज हुआ एक इंडिविजुअल में, वो कैरेक्टर अगर इनहेरिटेबल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट कर रहा है, then only that character is called as the mutational change, and that mutation creates variation which is directly linked with the evolution. Genetics में evolution, this is the variation, individual show variation offering an advantage that causes the natural selection and new generation, that is, this is the genetics and evolution का लिंक। इस पे अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यूटेशन होता है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, दे क्रिएट न्यू एलील्स इन एवरी जनरेशन। दिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री जीन्स भी कहते हैं। इस तरह के प्यूरिन पैरामिडीन के न्यू एडिशंस जब दिखाई देते हैं, नए पेयरिंग होती है, तो जो जीन्स इनहेरिट कर जाते हैं, those are the mutational changes। ये mutational changes 2 लेवल पे हो सकते हैं, ये क्रोमोसोमल लेवल पे भी हो सकते हैं, और ये these mutational changes they may occur at the chromosomal level। और क्रोमोसोमल लेवल पर जब ये म्यूटेशन होता है तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और अगर ये म्यूटेशन जेनेटिक लेवल पे होता है, मैं खोज रही थी एक पॉइंट, एक स्लाइड मैंने दिया था कि म्यूटेशन अपीयर होते हैं 2 लेवल पे, जेनेटिक क्रोमोसोमल लेवल पे और जेनेटिक लेवल पे, और ये उसके बेसिस पे ये 2 तरह के हो सकते हैं म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसको अब हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, दिस इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोम में का जब स्ट्रक्चरल चेंज होता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जिसकी वजह से नए वेरिएशंस अपीयर होते हैं, नए टाइप्स अपीयर होते हैं, तो उनको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। और अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, जीन के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, तो उसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। जीन म्यूटेशन में भी अगेन ऑफ 2 टाइप्स, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो ये स्लाइड मुझे दिख नहीं रहा है, एक स्लाइड मैंने बनाया तो था जीन म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। जस्ट लेट अस सी, अगर यहाँ पे दिखे, यस, दिस इज द जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन हम
लास्ट स्लाइड में इसके देखेंगे, जो कि जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखेंगे, जिसमें क्रोमोसोम के पूरे पूरे पीस, एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर का ही एक टाइप है, जिसको क्रोमोसोमल एबरेशन इसलिए कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन तब कहते हैं। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल abnormalities और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, जिसमें पीस ऑफ जीन या तो टूट जाता है, दैट इज ये डी, यहाँ पे देखिए ये डी डिलीट हो गया, यहाँ नया जो कॉम्बिनेशन बना इसमें डी है ही नहीं, तो ये डिलीशन हो गया। यहाँ पर देखिए बी और सी, यहाँ पे बी सी डुप्लीकेट हो गए, तो ये डुप्लीकेशन हो गया। देन इन्वर्शन ऑकर्स, एक ही पीस में उलट करके फिर से पेयरिंग हो जाती है। ये दिस इज बी सी डी, ए बी सी डी का कॉम्बिनेशन है। ये इन्वर्शन की वजह से ये एफ जी एच यहाँ पे बन गया, जो और जो नया फॉर्म बना इन्वर्शन के बाद, इसमें ए डी सी बी, ये पूरा पोर्शन इन्वर्ट कर गया है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्शन एंड देन इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, जो बिल्कुल ही नया पोजीशन ये ले लेते हैं होमोलॉगस पेयर्स। दिस इज द ए बी एंड एम एन ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ पर एम एन ओ आ गया है ए बी सी की जगह पे, और ये पूरा पोर्शन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो गया है। तो इस तरह से कंप्लीट नॉन डिस्जंक्शन की वजह से, या एक जगह नॉन डिस्जंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो नॉन होमोलॉगस पेयर्स हैं उनमें इफेक्ट आ रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग द एबनॉर्मैलिटीज, तो वो हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। और इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह के न्यू कॉम्बिनेशंस को क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी कहते हैं। तो म्यूटेशन के केस में ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन वर्सेस दो तरह के, अगर जीन के लेवल पे, बेस पेयर के लेवल पे ऑल्टरेशंस हों, तो दैट इज कॉल्ड एज the gene mutation. Numerical mutations are the chromosomal mutations and structural mutations are the chromosomal mutations. Chromosomal mutation में pieces of chromosome affected होते हैं, इसके होते हैं ये 4 तरह के होते हैं, ये हम देख चुके, deletion, translocation, insertion and duplication. अब ये कुछ और भी फॉर्म्स हैं, रिंग फॉर्मेशन, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोमल फॉर्मेशन, देन न्यूमेरिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अफेक्टेड हो जाते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर ज्यादा या कम हो जाता है। 47 क्रोमोसोम्स हो गए, जैसे ह्यूमन में 46 होने चाहिए, 47 हो गए। मोनोसोम, ये ट्राइसोमी हो गया, कोई एक पेयर में 3 क्रोमोसोम्स हो गए। देन मोनोसोमी 45 क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम कम हो गया। देन हैप्लोप्लॉइडी, दैट इज लेस देन 46, ये हैप्लोडिप्लॉइडी या हैप्लोडिप्लॉइडी, यस, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये हम इसके बाद देखते हैं, जिसकी वजह से सेक्स जो बनते हैं इनमें कुछ फॉर्म्स हैप्लॉइड होते हैं, कुछ डिप्लॉइड होते हैं, जैसे XYY हो गया या XXY हो गया। तो इस तरह के कंडीशन में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फॉर्म्स हो जाते हैं और क्रोमोसोम नंबर और कम हो जाता है, दैट इज हाइपरडिप्लॉइडी, हाइपोडिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल म्यूटेशंस अपीयर होते हैं। देन आर द पॉइंट, जीन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। इसके एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया में 6th कोडॉन ऑफ द जीन कोडिंग फॉर बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबुलिन चेंजेस फ्रॉम GAG टू GUG। यहाँ पे बेस पेयर में जो बेस के पेयरिंग थी, ट्रिपलेट जो कोडॉन्स होते हैं उनमें चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल ही नया टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रोटीन सिंथेसाइज होने लगेगा, दैट कन्वर्ट्स द ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड वेलाइन जो नॉर्मली सिक्रेट बन रहा था, उसकी जगह ग्लूटामिक एसिड बन जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। ये पहले भी हम देख सकें, जिसकी वजह से RBC का नॉर्मल राउंड शेप सिकल सेल की तरह हो जाता है, दैट कॉजेज द पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन, दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन, यहाँ पे आप समझ सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन CAT, ये सीक्वेंस है। रीडिंग फ्रेम जब हम पढ़ रहे हैं तो दिस इज, इसको आप एक वर्ड की तरह पढ़ सकते हैं, कैट 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 कैट, ये नॉर्मल प्रोटीन का प्रोडक्ट बन रहा है।
नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। पॉइंट म्यूटेशन में CAT की जगह के बाद यहाँ C रिप्लेस हो गया ड्यू टू सर्टेन चेंज। अब ये चेंज यहाँ पे जो हम इसके पहले देख रहे थे, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, ऑटोनॉमस हो सकता है, ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। किसी भी तरह से जब फ्रेम रीडिंग हो रही थी तो C की जगह G को रीड कर लिया गया, या ये इंड्यूस भी हो सकता है ड्यू टू द रेडिएशन, केमिकल्स एंड इन्फेक्टिव एजेंट्स, तो जिनको हम म्यूटाजेंस कहते हैं। इन म्यूटाजेंस की वजह से भी इफेक्टेड इंड्यूस्ड म्यूटेशन हो सकता है, या स्पॉन्टेनियस या नेचुरल म्यूटेशन हो सकता है। किसी अगर जी में कन्वर्ट हो गया है तो इस कंडीशन में ये नया कॉम्बिनेशन अपीयर हो गया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल बट स्टिल फंक्शनल प्रोटीन। अब ये सीएटी की जगह पे यहाँ पे जीएटी नहीं बन करके सीएटी नहीं हो करके एक नया फॉर्म आ गया जीएटी, जो कि नए तरह के प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए या नए तरह के अमाइनो एसिड के सिलेक्शन के लिए, अटैचमेंट प्रोटीन, नई तरह के प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो इस तरह से ये म्यूटेशनल चेंजेस हुए, बट इन म्यूटेशनल चेंजेस से नॉन फंक्शनैलिटी नहीं आई, बट फंक्शनल प्रोटीन इज प्रोड्यूस बट ऑफ अनदर टाइप, नए तरह का प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, जिसमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन कुछ और है। तो ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन। बट another type of mutation is the frame shift mutation, जिसमें डिलीट हो गया एक नाइट्रोजनस बेस ड्यू टू डिसरप्टेड रीडिंग फ्रेम। यहाँ पे CAT यहाँ पर किसी तरह से डिलीट हो गया है। द T, that is the thymine नाइट्रोजनस बेस इज डिलेटेड ड्यू टू सम रीजन, चाहे वो नेचुरल हो, स्पॉन्टेनियस हो, या ड्यू टू सर्टेन इंड्यूस्ड कंडीशंस हो। तो यहाँ पे क्या स्थिति हो गई? नाउ दिस इज द CA। ये ट्रिपलेट, आप जानते हैं जेनेटिक कोड आप पढ़ करके आए हैं, ट्रिपलेट कंडीशन होता है जिसमें कि 3 नाइट्रोजनस बेस एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोटीन। तो ये जो ट्रिपलेट से C और A रह गया, ये किसी भी अमाइनो एसिड को रीड नहीं करेगा। तो इसके बाद का जो कंडीशन हो गया CAT, अगर ये फंक्शनल रह गया तो ठीक है, बट नया रीडिंग फ्रेम जब बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा? क्या ट्रिपलेट होना चाहिए था? तो CAT पहला तो ठीक है, दूसरा CAG यहाँ पे या CAT यहाँ पे डिलीट हो गया, तो दूसरा जो C है वो इसके साथ आ गया, तो CACA बन गया। अब इसके बाद ATC बन गया। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, नॉर्मली दिस इज द नॉनसेंस कॉम्बिनेशंस। अब ये AT लास्ट में रह गया, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस नॉनसेंस कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, दैट मे कॉज द लीथल जीन्स, जो नॉन फंक्शनल हो। अगर ये बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं तो दे मे कॉज इवन डेथ भी हो सकता है। सो दैट दिस इज द म्यूटेशन हाउ, अगर लीथल जीन्स में कन्वर्शन हो गया या आउट ऑफ फ्रेम हो गया, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बिल्कुल ही प्रोटीन की सिंथेसिस आउट ऑफ फ्रेम हो गई, तो ऐसी स्थिति में ये कंडीशंस नए कंडीशंस में कन्वर्ट कर जा सकते हैं, जो इवोल्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। दैट इज अनदर चैप्टर। नाउ अनदर मेथड फॉर द recombination is the sex determination. Sex recombination exactly variations का ये फॉर्म नहीं है, but sex determination is also a pattern that follows the Mendelian pathway, जिसमें जब सेक्स के क्रोमोसोम्स हैं, ये हमने ह्यूमन क्रोमोसोम में देखा है, एग्जाम्पल लेकर के चलें ड्रोसोफिला का या मैन का, जिसमें 23 पेयर्स होते हैं। मैन में एक मेलनेस डिसाइड होता है XY से और फीमेलनेस XX से, ड्रोसोफिला में XY और XX से, जबकि ग्रास हॉपर में मेलनेस डिसाइड होता है X0 से। मतलब ये सिंगल जीन प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम पर, दूसरा क्रोमोसोम होता ही नहीं है। और फीमेल में नॉर्मल XX कंडीशन होता है, जबकि बर्ड्स में अनदर कंडीशन दैट इज हैप्लोडिप्लॉइड कंडीशन इज कॉल्ड एज, जिसमें मेल में डिप्लॉइड कंडीशंस होते हैं ZZ के और फीमेल में ZW के होता है। So this is the condition. This is in grasshopper, in male heterogamy, female homogamy.
Then in man and Drosophila, male heterogamy, female homogamy, and in birds, that is the haplodiploidy का example है, male is diploid and female is the ZW or the heterogamous conditions. So this is the sex determination in different forms, and this sex determination is the process जिसमें this is the condition of sex chromosomes. इसके details अब हम अलग से हमें देखना होगा. Now this is a solution for you, a question for you. ये जो ब्लू कलर में K है और L है, यहाँ आंसर्स क्या होंगे ये आप मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा. अगर आप ये चैप्टर्स को समझे हैं तो यू कैन से मी what जब गैमेट सेपरेशन के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये एक काम मैं आप पे छोड़ रही हूँ. जो हम जब अगले वीडियो में हम FAQs या क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, तब हम देखेंगे कि ये आंसर आपने सॉल्व किया है कि नहीं. नाउ दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस in different living organisms. ये इंसेक्ट में है, ये बर्ड्स में है, ये मैन में है, जीरो सिस्टम, ZW सिस्टम, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम इन द हनी बी. हनी बी में द हनी बी इटसेल्फ बहुत सारे कंडीशंस में डिसाइड करती है कंडीशंस ऑफ द सेक्स. स्टेराइल वर्कर्स के बनाने का कंडीशन is the one of the examples जो हनी बी में डिसाइड हो, हनी बी में क्वीन डिसाइड करती है. So these are the certain cases of JW mechanisms. This is the bird में जो होता है. Then haplodiploidy, इसमें hymenopterans में होते हैं, diploid females होते हैं जो haploid males होते हैं, and diploid sterile males होते हैं. This is decided by the in the apis or honey bee by the queen bee. That is another very interesting case, but यहाँ पे हम नहीं देख सकते हैं. Then comes the genetic disorders. Genetic disorders के बारे में एक complete video देखना होगा. मैं कोशिश करूंगी इसके बाद आपको बनाने के लिए, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं. Mendelian disorders सिंगल जीन की वजह से, ड्यू टू अल्टरेशन इन सिंगल जीन, दैट इज द जीन डिजीजेज और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. तो इनकी एक लिस्ट यहाँ पे मैंने दे दी है. जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल किटोनेरिया. ये एग्जाम्पल्स अभी हम देखते हुए आ रहे हैं इनके बारे में. एंड देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमने देखा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के वेरिएशन से. एन्यूप्लॉइडी गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. पॉलीप्लॉइडी फाउंड इन प्लांट्स ज्यादातर होता है जिसमें बहुत ज्यादा नंबर क्रोमोसोम्स के हो जाते हैं. बट ह्यूमन के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के एबनॉर्मलिटी के बेसिस पर ये 3 इंपॉर्टेंट तरह के एबनॉर्मलिटीज पाई जाती हैं. द डाउन सिंड्रोम्स और द डबल वाई सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर्स सिंड्रोम जिसमें डबल X होते हैं और मेल एक Y होता है. दैट इज द केस ऑफ varied number of chromosomes. Total 47 chromosomes हो जाते हैं 46 की जगह. Down syndrome, trisomy of chromosome 21, 21st chromosome में 3 chromosomes पाए जाते हैं इनके in place of the double chromosomes. So these are the important characteristics. So with this now the chromosomal disorders के examples हैं. These are the aneuploidy और पॉलीप्लॉइडी की कैरेक्टरिस्टिक्स. पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में ज्यादातर पाए जाते हैं. एंड ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड XYY सिंड्रोम. दीज आर द केसेस ऑफ ह्यूमन एंड एन्यूप्लॉइडीज में लॉस और गेन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से वेरिएशंस दिखाई देते हैं. सो विद दिस एंड्स द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. ऑफ कोर्स वेरिएशंस को बहुत जिप करते करते भी काफी लंबा हो गया है. अगर आप एक एक केस के बारे में अलग से जानना चाहते हैं तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट. एंड all these liking, sharing and subscribing is totally free of cost. Press the bell icon to get the notifications of upcoming video. In coming video we will see the question answer.